हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम दृष्टि करंट अफेयर पढ़ेंगे जो घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर वीडियो है जो हमारे आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम जो शुरू करेंगे वो वैज्ञानिक परिदृश्य से शुरू करेंगे और वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ, अपडेटेड खगोलीय गतिविधियाँ से हम जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ के अंतर्गत सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है हेन्सन क्रेटर। ठीक है, तो दोस्तों हेन्सन क्रेटर के बारे में अगर हम बात करें तो 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हेन्सन क्रेटर किया है। तो ध्यान रखना है, ये हेन्सन क्रेटर जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर है चंद्रमा के, और इसका नामकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया है। अगर हेन्सन की बात करें तो यह नाम वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेन्सन के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि हेन्सन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हेन्सन ने कई आर्कटिक अभियानों का नेतृत्व किया है। वर्ष 1945 में उन्हें आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, GSLV F10E0S03 मिशन असफल हो गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो GSLV का F10 मिशन है वो असफल हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित GSLV F10E0EOS03 मिशन असफल रहा है। ठीक है, EOS03 मिशन जो है ये असफल रहा है। ठीक है, तो पहले हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार है वो श्रीहरिकोटा में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ये त्रिचरणीय था दोस्तों। GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके प्रथम एवं द्वितीय चरण जो है वो प्रदर्शन जो है उनका सामान्य रहा, परंतु तकनीकी अवरोध के कारण तृतीय क्रायोजेनिक चरण में जो है प्रज्वलन नहीं हो सका। ठीक है, तो दोस्तों जिसके कारण जो है मिशन असफल हो गया है। तो दोस्तों हमारे जो 3 चरण होते हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये सामान्य रहा, मगर जो क्रायोजेनिक जो हमारा चरण था ये जो है इसमें प्रज्वलन नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है ये मिशन असफल हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें EOS की तो उल्लेखनीय है कि इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह EOS03 को भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो EOS03 है ये उपग्रह जो है PSLV F10 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया जाना था, और ये भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था, और ये क्या था, एक भू अवलोकन उपग्रह था। ठीक है, यह उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया गया था। EOS प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकाय, फसलों, वनावरण परिवर्तन इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। इस उपग्रह की मिशन अवधि जो थी वो 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मिशन फेल हो गया है ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो का साउंडिंग रॉकेट। ठीक है दोस्तों, इसरो के साउंडिंग रॉकेट इसका जो है ये तीसरा रॉकेट है। इससे पहले 2 रॉकेट जो है पहले ही इसरो ने जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। 12 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560M के सेकंड लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, तटस्थ हवाओं यानी कि न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा गतिशीलता, प्लाज्मा डायनेमिक्स में व्यवहारिक परिवर्तन, एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए इस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, साउंडिंग रॉकेट जो है ये याद रखना है, ये है RH-560M के सेकंड, और इसका जो है
इसको जो है तटस्थ हवाओं, प्लाज्मा गतिशीलता और व्यावहारिक परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो है दोस्तों साउंडिंग रॉकेट जो है ये एक चरणीय होता है या दो चरणीय होता है और ठोस होता है, यानी कि अगर एक होगा तो सॉलिड होगा, अगर दो भी होगा तो उसमें भी सॉलिड चरण होंगे दोनों में, ठीक है। वर्ष 1965 से इसरो ने स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये 1965 से जो है इन्होंने शुरू किया था। वर्तमान में जो है 3 साउंडिंग रॉकेट वे हैं, RH-200, RH-300 M के सेकंड और RH-560 M के सेकंड, ठीक है। और दोस्तों इनका प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन। तो दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ध्रुवीय उपग्रह के प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के माध्यम से कुल 19 उपग्रह का लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है PSLV C-51 के द्वारा जो 19 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और इसमें जो मुख्य उपग्रह था वो था अमेजोनिया 1 मिशन, अमेजोनिया 1, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और वर्ष 2021 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था, ये 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान था। मिशन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का ये 53वां मिशन था, यानी कि PSLV C-51 द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये जो था ये इसका 53वां मिशन था PSLV का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मिशन के तहत PSLV C-51 से मुख्य उपग्रह अमेजोनिया 1, ये जो अमेजोनिया 1 है ये ब्राज़ील का उपग्रह है, तथा 18 सहयात्री उपग्रह को जो है इसमें प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है PSLV C-51 के द्वारा एक तो अमेजोनिया जो ब्राज़ील का उपग्रह था ये लॉन्च किया गया है और साथ में 18 और उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक भारत का, इसमें जो है भारत और अमेरिका के उपग्रह और हैं। तो इस तरह से जो है PSLV 51 के द्वारा जो है ब्राज़ील, अमेरिका और इंडिया के उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए गए हैं और ये टोटल 19 उपग्रह थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है ये मिशन पूरा किया गया है, ठीक है। स्पेस फ्लाइट इंक अमेरिका के साथ एक वाणिज्य व्यवस्था के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस मिशन का संचालित किया गया है। तो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड द्वारा जो है इस मिशन को संचालित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेजोनिया 1, तो ये क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राज़ील का प्रकाशिक भू प्रक्षेपण उपग्रह, ये ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अमेजोनिया 1 जो है दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी, ब्राज़ील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण के लिए प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन आंकड़े मुहैया कराएगा, ठीक है। तो अमेजोनिया जो है ये ब्राज़ील का उपग्रह था और ये जो है वनों की कटाई की निगरानी करेगा और जो आपके जो ब्राज़ील की सीमा के पास जो विविध प्रकार की कृषि होती है उससे संबंधित आंकड़े भी जो है मुहैया कराएगा, ठीक है। अगर हम इसके वजन की बात करें अमेजोनिया की, तो ये इसका वजन जो था वो 637 किलोग्राम था और पृथ्वी की सतह से 758 किमी की ऊंचाई पर स्थित एक सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा सनसिंक्रोनाइसिस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, ठीक है। 16 सहयात्री उपग्रहों में 5 उपग्रह भारत के थे और 13 उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ठीक है। तो PSLV के तहत जो 19 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिसमें से जो है 5 उपग्रह भारत के थे, 13 उपग्रह आपके अमेरिका के थे और 1 उपग्रह ब्राज़ील का था, ठीक है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसके जो अगर उपग्रह की बात करें 13 उपग्रह में जो शामिल थे, पहला जो था वो था साई-1 नैनो कनेक्ट 2 और 12 स्पेस बीज 2 तरफा उपग्रह संचार तथा डाटा रिले उपग्रह था, ठीक है। तो एक जो था वो साई-नैड नैनो कनेक्ट 2 था और 12 जो है स्पेस बीज उपग्रह थे अमेरिका के। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें जो है एक था सतीश धवन सैट SDS सैट, ठीक है, चेन्नई स्थित निजी एयर स्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित SD सैट एक 3U क्यूब सैट है, जिसका नामकरण इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर जो है किया गया है, ठीक है।
अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इसका जो है दूसरा उपग्रह था यूनिसैट। ठीक है, ठीक है, यूनिसैट के अंतर्गत जो है ये 3 उपग्रह थे, JIT सैट, GHRCE सैट और श्री शक्ति सैट। अगर हम बात करें दोस्तों यूनिसैट की, तो इसका उद्देश्य जो है रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना था। ठीक है, और दोस्तों इसका जो एक उपग्रह था सिंधु नेत्र था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। स्पेस हरिकेन, अंतरिक्ष तूफान। ठीक है, तो दोस्तों स्पेस हरिकेन क्या है? ये एक अंतरिक्षीय तूफान है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेस हरिकेन क्या है, तो ये जो है एक अंतरिक्षीय तूफान है। ठीक है, वर्ष 2021 को नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है। ठीक है, तो इसे किसने लगाया? चीन के वैज्ञानिकों ने। और ये कहाँ पर है? ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर है। ठीक है, पहली बार जो है एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया गया है। इससे पहले स्पेस हरिकेन को केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था। इससे पहले स्पेस हरिकेन को क्या माना जाता है? एक सैद्धांतिक परिघटना माना जाता है, मगर इसे जो है वास्तव में देख लिया गया है। ठीक है, 20 अगस्त 2014 को अमेरिकी मौसम उपग्रह की मदद से स्पेस हरिकेन की इस परिघटना को रिकॉर्ड किया गया था। तूफान सामान्यतः पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं। यह ऊपरी वायुमंडल में कभी भी नहीं देखा गया था। ठीक है, तो जो तूफान होते हैं वो पृथ्वी के जो है निचले वातावरण में देखे जाते हैं, मगर यह जो था ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में स्थित था। इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस स्पेस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में जो है रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका, नॉर्वे, चीन, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम DMSP उपग्रह और एक 3D मैग्नेटोस्फेयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन की छवि को तैयार किया है। ठीक है, तो इसकी इमेज को जो है इन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यह स्पेस हरिकेन लगभग 600 मील क्षेत्र में विस्तृत था, जिसके द्वारा लगभग 8 घंटे तक आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बारिश होती रही। यह स्पेस हरिकेन वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में 4700 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रहा था। तो ध्यान हमें यहाँ पर यही रखना है कि स्पेस हरिकेन क्या है? एक अंतरिक्षीय तूफान है। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में देखा गया। अभी तक ये सैद्धांतिक घटना थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन PSLV C50 CMS-01। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान मिशन PSLV C50 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। ठीक है, तो ये PSLV C50 जो थी ये 52वीं उड़ान थी। ठीक है, और इसके द्वारा जो है CMS-01 सैटेलाइट जो मुख्य सैटेलाइट थी उसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत PSLV C50 ने भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ठीक है, यह एक्सेल प्रारूप में PSLV की 22वीं उड़ान थी। जो एक्सेल प्रारूप है उसके तहत जो है ये 22वीं उड़ान थी, और CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके द्वारा जो है CMS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो भारत का एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित के सी बैंड एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। यह बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट TV नेटवर्क हेतु, साथ ही मौसम रडारों, वाईफाई उपकरणों एवं रेडियो लेन हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विस्तारित सी बैंड कवरेज के अंतर्गत भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इसमें जो है शामिल होंगे, और इसकी जो अवधि है वो 7 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, PSLV C49 EOS-01 मिशन 7 नवंबर 2020 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV
की 91वीं उड़ान मिशन PSLV C49। तो ध्यान रखना PSLV C49 की ये 51वीं उड़ान थी, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गई है। इस मिशन के तहत PSLV C49 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से उड़ान भरने के पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-01 के अतिरिक्त 9 विदेशी उपग्रह यानी कि टोटल 10 उपग्रह को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया है। ठीक है, तो दोस्तों PSLV C49 के द्वारा जो ये PSLV की 51वीं उड़ान थी, इसके द्वारा 10 उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया गया है और इसमें जो मुख्य उपग्रह था वो EOS-01 था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। PSLV C49 PSLV DL संस्करण की दूसरी उड़ान थी। उल्लेखनीय है कि ये DL की जो है दूसरी उड़ान थी PSLV की। उल्लेखनीय है कि PSLV DL की प्रथम उड़ान मिशन PSLV C44 24 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी, जिसमें माइक्रोसैट R और कलामसैट V नामक 2 उपग्रह को जो है उनके कक्षाओं में निर्धारित किया गया था, स्थापित किया गया था। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका अनुप्रयोग जो है कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन में सहयोग हेतु किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वास्तव में लगभग 630 किग्रा वजनी EOS-01 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, रिसैट है, जो वर्ष 2019 में प्रक्षेपित रिसैट 2B तथा रिसैट 2BR1 के साथ मिलकर कार्य करेगा। प्रारंभ में EOS-0 को रिसैट 2BR2 नाम दिया गया था, लेकिन बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने भू अवलोकन उपग्रह हेतु नई नामकरण पद्धति को जो अपनाया गया है, जिसके कारण इसका नाम EOS-01 रखा है। ठीक है, उपग्रह हेतु नए नामकरण पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया था। इस पद्धति के तहत इसरो अब अपने भू अवलोकन उपग्रह का नामकरण EOS उपग्रह क्रमांक संख्या के रूप में करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका जो है ये पहले रिसैट नाम दिया जाता था, अब इसका नाम EOS कर दिया गया है और इसी के जो सीरियल नंबर वाइज जो है इसका नामकरण किया जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। परिणाम स्वरूप रडार इमेजिंग उपग्रह रिसैट 2BR2 का नाम पुनर्नामकरण EOS-01 के रूप में किया गया। सिंथेटिक अपेचर रडार सार से लैस EO-01 सभी मौसमी परिस्थितियों में दिन एवं रात में उच्च विभेदन क्षमता की तस्वीर खींचने में सक्षम है। ठीक है, तो भू अवलोकन उपग्रह EOS, इसका पहला नाम रिसैट 2BR2 था, मगर इसका नाम जो है जो इसरो की पॉलिसी है उसके तहत EOS नाम दे दिया गया है इसका। ठीक है, इसके साथ जो मिशन के तहत 9 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया गया है, जिसमें जो है लिथुआनिया का 1 था, लग्जमबर्ग का 4 थे और अमेरिका के 4 उपग्रह थे। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन सभी उपग्रहों का प्रमोशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एक व्यावसायिक करार के तहत किया गया है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ जो है इसका जो है ये एक व्यावसायिक करार था जो प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर इसमें बात करें हम तो लिथुआनिया का एक उपग्रह था जिसका नाम R2 था, लग्जमबर्ग का 4 उपग्रह था जिसका नाम केलोस KSM 1A 1B 1C और 1D था। ठीक है, और अगर अमेरिका की बात करें तो उसके लेमूर 1 2 3 4 यानी कि 4 उपग्रह थे। ठीक है, तो ये दोस्तों PSLV C49 के द्वारा जो है प्रक्षेपित 10 उपग्रह में से जो है बाकी के 9 उपग्रह थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता। 3 दिसंबर 2020 को भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत यह कंपनी अपने प्रमोशन यान विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विशेषज्ञताओं का उपयोग करने में सक्षम होगी। ठीक है, तो इसरो के साथ किस कंपनी का समझौता हुआ है, वो हुआ है मेसर्स अग्निकुल। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है अभी हाल ही में इसरो ने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो क्या है, मेसर्स अग्निकुल के साथ। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इंडियन स्पेस की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का पहला समझौता है जिस पर अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसरो का जो है शुक्रयान मिशन था। ठीक है,
नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान-1 मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शुक्रयान मिशन के तहत जो है कौन सा देश जो जुड़ा है, तो वो जुड़ा है स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन की बात करें, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने भारत के अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मध्य सहयोग पर आधारित यह दूसरी परियोजना होगी। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। ठीक है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स IRF शुक्रयान-1 के साथ VNA, ठीक है, वेनिएशन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक एक उपकरण भेजेगा। यह उपकरण इस तथ्य का अध्ययन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण शुक्र के वायुमंडल को एवं वायुमंडल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो VNA IRF का नवा पीढ़ी का उपकरण है। IRF का प्रथम पीढ़ी का उपकरण सारा यानी कि सब कीव एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर था, जो भारत के चंद्रयान-1 मिशन 2008 और 9 के साथ जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चंद्रयान-1 मिशन जो था वो 2008 और 9 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह हेतु अन्य देशों के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं। USA का मेरिनर 2 है, सोवियत संघ का वेनेरा उपग्रह श्रृंखला है, USA का मैगलेन है, और अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो वीनस एक्सप्रेस है, और जापान की बात करें तो अगातोशी है। तो दोस्तों ये देश जो हैं USA, सोवियत संघ, USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान जो है शुक्र उपग्रह के लिए जो है अपना मिशन जो है लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्षयान को लैंड कराने वाला पहला देश है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र देश है जिसने शुक्र ग्रह पर जो है अपने अंतरिक्षयान को लैंड कराया, वो है पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, USSR, जो संयुक्त USA था, वो संयुक्त जो रूस था, वो उस टाइम पर जो है इन्होंने अपना ये अंतरिक्षयान लैंड कराया था शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्षयान 2 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमान कॉरपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनः आपूर्ति मिशन को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वॉल्प्स द्वीप से प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इस मिशन के तहत कंपनी के एंटारेस रॉकेट के माध्यम से सिग्नस अंतरिक्षयान को लॉन्च किया गया है। नॉर्थरोप ग्रुपमान सम्मान ग्रुपमान द्वारा इस NG-14 सिग्नस अंतरिक्षयान का नाम नासा के भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कल्पना चावला के नाम पर जो है नासा के द्वारा एक कार्गो अंतरिक्षयान का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये नामकरण जो किया गया है ये अमेरिकी की एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमान कॉरपोरेशन ने जो है किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो SS कल्पना चावला अंतरिक्षयान है, इसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 3629 किलोग्राम का कार्गो पहुंचाया गया है। ज्ञातव्य है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थी हमारी खगोलीय गतिविधियाँ पर हमारी वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी पर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।